Hello friends and dear students, today we will discuss the structure and use of acetone. एसीटोन को हम लोग डाईमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। एसीटोन और डाईमिथाइल कीटोन दोनों ही जो है वो कॉमन नेम है, इसके IUPAC नॉर्म नहीं है। ये जो है बहुत ही फेमस है कॉमन नेम, एसीटोन के नाम से भी आपको इजीली अवेलेबल है ये, और डाईमिथाइल कीटोन के नाम से भी जो है वो इजीली अवेलेबल है। अगर बात करें तो ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप होता है, यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है, दैट इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप जिन कंपाउंड्स में होता है, अगर उसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगे हों तो अब हम कहते हैं कि वो कीटोन है, और अगर एक तरफ एल्किल ग्रुप या एक तरफ या दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, या एक तरफ एल्किल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन हो, तो हम कहते हैं कि एल्डिहाइड है। तो अगर बात करें कार्बोनिल कंपाउंड्स की, और कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी जो सबसे छोटा कंपाउंड है वो तो फॉर्मल्डिहाइड है, जिसका वीडियो हमने कुछ देर पहले ही अपलोड किया हुआ है। और जो अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन क्लासिफिकेशन में सबसे छोटा और सबसे सिंपलेस्ट जो मेंबर है दैट इज एसीटोन। एसीटोन से छोटा कोई कीटोन अवेलेबल नहीं है, और एसीटोन से जो क्या नाम है सिंपल कोई भी कीटोन अवेलेबल नहीं है। ये एक कलरलेस वोलाटाइल फ्लेमेबल लिक्विड है अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की इसकी बात करें तो, और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, यानी अगर आपके आसपास कहीं भी एसीटोन की बोतल खुलेगी तो आपको महक आ जाएगी कि, और आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, हमारा एसीटोन है। और लैब में आपने सभी ने एसीटोन जरूर यूज़ किया होगा। जब भी हम लोग लैब में जाते हैं, ग्लासवेयर में को अगर साफ़ नहीं किया गया है और साफ़ करने की आवश्यकता है तो एसीटोन वगैरह हम लोग उपयोग करते हैं, ताकि जो ग्लासवेयर पूरी तरीके से क्या हो जाए, साफ़ हो जाए। अब बात करते हैं IUPAC नाम की। तो IUPAC नाम, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 कार्बन है तो प्रोपेन से बनेगा। आप चाहें तो प्रोपेन जब भी कीटोन का नाम लिखते हैं तो E हटा करके जो करस्पॉन्डिंग एल्केन होती है उसके नाम के आगे E हटा करके ONE लगा लेते हैं, और किस नंबर पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो भी यहाँ पे लिखते हैं। तो दूसरे नंबर पे है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है तो दूसरे नंबर पे ही C डबल ग्रुप हो सकता है। तो 2 प्रोपेनोन आप लिख सकते हैं, या प्रोपेन 2 ओन जो है ये इसका नाम IUPAC दोनों नाम क्या है, सही है। अब फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसको हम लोग एक ऑक्सीजन है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3CO CH3। आप चाहें तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कई जगह लिखा होता है C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एसीटोन, या फिर 2 प्रोपेनोन या सिंपल प्रोपेनोन, आप प्रोपेनोन भी इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर में कुछ बातें बहुत ही छोटी छोटी सी हैं और उनको हमको समझना होगा, और फिर हम इसके स्ट्रक्चर को क्या कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है जहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। और जो कार्बन है वो क्या कर रहा है, हमारा एक जो है वो ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मिथाइल ग्रुप के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और दूसरे मिथाइल ग्रुप के साथ भी क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो 3 तो उसने क्या बनाए, सिग्मा बॉन्ड बनाए। एक वो पाई बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, हमारे ऑक्सीजन के साथ। तो इसीलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड है। अब बात करें अगर हाइब्रिडाइजेशन की, तो कार्बोनिल कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। इस कार्बोनिल कार्बन पर जो ऑक्सीजन लगा है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये जो मिथाइल ग्रुप के कार्बन लगे हुए हैं ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं। तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ऑक्सीजन भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर हम इसके इस पिक्चर को अगर इस तरीके से बदल के देखें, हम थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल बने, तो जो येलो कलर के ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे कौन से ऑर्बिटल्स हैं, sp2 ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के हों ये तीनों ऑर्बिटल, या कार्बन के इस कार्बोनिल कार्बन के ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं, ये भी sp2 ऑर्बिटल्स हैं। ये एक कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहे हैं, sp2 ऑर्बिटल से क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिडाइल ऑर्बिटल से वो ओवरलैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और जो हमारा ऑक्सीजन उसके पास 2 फुली फिल्ड अनशेयर्ड sp2 ऑर्बिटल्स भी हैं, जो कि किसी प्रकार के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उसी समय जो हमारा कार्बन है जिसको हमने कोई कलर नहीं दिया है, वो sp3 ऑर्बिटल्स हैं, जो कि इस कार्बन के, मिथाइल कार्बन के, वो sp2 ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बना करके ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इन कार्बन्स के ऊपर एक एक p ऑर्बिटल्स भी क्या है, फ्री पड़े हुए हैं, दैट इज द p ऑर्बिटल्स। ये p ऑर्बिटल्स जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के हैं, ये आपस में साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, p ऑर्बिटल से, और सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, sp2 ऑर्बिटल से इन द C डबल बॉन्ड O ग्रुप और CH3
और इसका CO के बीच में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर में कुछ बातें और भी आप कर सकते हैं, जैसे कि अब बॉन्ड एंगल की बात करें, जो कि इस CH3 और CO के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा इट इज़ अराउंड 120 होना चाहिए, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है, और इट इज़ अराउंड 116 के करीब, 116 के करीब जो है, 116 डिग्री के करीब इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल जो है वो बनता है। एक चीज़ और देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, पाई बॉन्ड, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच कर रखेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, और कार्बन के ऊपर क्या दिखाएगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको रेजोनेंस देखने को भी मिल सकती है। अभी हम आगे देखेंगे। अब यही बात है जो हमने अभी इस स्ट्रक्चर को देखते हुए कहीं, उसी को आप लिख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन है वो बता रहा है कि यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप है और 2 मिथाइल ग्रुप हैं, जो कि उससे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप से हमारे अटैच हैं। कार्बोनिल, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, ठीक सी बात है। और जो ऑक्सीजन है उसके पास जो है फुली फिल्ड 2 फुल्ली फिल्ड sp2 ऑर्बिटल्स हैं, और एक sp2 ऑर्बिटल्स के साथ वो क्या बना रहा है, कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ रहा है। तो कार्बोनिल कार्बन जो है एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, मिथाइल कार्बन के साथ। तो जो रिमेनिंग p ऑर्बिटल्स हैं कार्बोनिल कार्बन के, वो ओवरलैप करते हैं हमारे p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनता है, जो कि यहाँ पर अभी हमको बनते हुए दिखाई दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो मिथाइल कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, क्योंकि वहाँ पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। और जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हों उनको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाता है। अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से उसके ऊपर क्या आता है, एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज आता है, और कार्बोनिल कार्बन के ऊपर क्या आता है, एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आता है। इस वजह से यहाँ पर एक रेजोनेंस भी हमको देखने को मिल जाती है। जब आप इसकी रिएक्शंस देखते हैं, जब भी आप देखेंगे एडिशन रिएक्शन हमको इसमें प्राप्त होती है, और एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड जो हम देखते हैं तब भी हमको इस रेजोनेंस से ही हम उसकी मैकेनिज्म को पकड़ पाते हैं। तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ये, और ये आपने देखा स्ट्रक्चर में भी, यहाँ पे देखिए इसके स्ट्रक्चर में ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से थोड़े समय के लिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं, इस ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे आप, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जैसे ये बनेगा वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल रहता है। इसीलिए जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उसमें कीटो और इनॉल फॉर्म भी हमको मिलती है, टॉटोमेरिज्म वगैरह भी हम पा पाते हैं, यही सब कारण है। और अगर आप इसका क्लियर स्ट्रक्चर बनाना चाहें, असली स्ट्रक्चर बनाना चाहें, तो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, जो कि जहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो नहीं ब्रेक हो रहा, वो तो बना हुआ है, और पाई बॉन्ड कभी ब्रेक हो रहा है कभी बन रहा है, जिसकी वजह से उसको हम डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं, और या फिर ये दिखा सकते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव और कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है एसीटोन का, और यही सबसे परफेक्ट या सबसे सही स्ट्रक्चर है। अब पेपर में या आपके सिलेबस में जो है अगर क्वेश्चन है या टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड यूजेस, तो हम वहाँ पे प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और ये सब लिखने से, या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिख करके हम टाइम पास ना करें, हम सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। और मैंने जैसे आपको दिखाया कि स्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ है बताने के लिए और उसको लिखने के लिए, शायद इसीलिए आपके सिलेबस में इस तरीके का टॉपिक डाला गया है, और आप इसी तरीके से इसके स्ट्रक्चर को पेपर में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो एसीटोन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट, बहुत ज़्यादा जगहों पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में हम लोग एज अ सॉल्वेंट इसको यूज़ करते हैं। हम लोग प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग में, सिंथेटिक फाइबर्स में, पेंट्स में, रेजिन्स बनाने में, बहुत सारी चीज़ों की सिंथेसिस करने के लिए एज अ सॉल्वेंट जो है हम एसीटोन को यूज़ करते हैं। अब एसीटोन क्योंकि मिसिबल भी है और सॉल्वेंट्स के साथ, इट इज़ अ पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तब भी यूज़ कर सकते हैं। पानी के साथ मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ मिसिबल विद द वाटर एंड अदर सॉल्वेंट्स। अगर आप देखें तो ये मेथाक्राइलेट और एसीटोन साइनोहाइड्रिन और भी इस तरीके के ढेर सारे अदर सॉल्वेंट्स को बनाने के काम आता है। ये सब भी मिथाइल मेटाकाइलेट और एसीटोन साइनोहाइड्रिन भी जो है एज ए सॉल्वेंट यूज़ होते हैं, उनके प्रिपरेशन में हमारा एसीटोन यूज़ होता है। और ये पॉलीस्टर जो रेजिन्स होती हैं उसमें भी सॉल्वेंट की तरह से यूज़ करते हैं। कई बार उनको एज अ थिनिंग एजेंट, क्योंकि ये बहुत गाढ़े हो जाए तो उसको हम लोग थिन करने के लिए, उसको पतला करने के लिए भी इसको एसीटोन का प्रयोग कर सकते हैं।
एसिटिलीन जिसका ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज बहुत ही प्रॉब्लम करता है, तो उसके साथ हम लोग एसिटिलीन के साथ एसीटोन मिला देते हैं ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज आसानी से किया जा सके। आप जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हमने अपनी लैबोरेटरी में अगर कोई ग्लासवेयर है जिसमें कुछ दाग धब्बे लगे हों, नहीं साफ़ हो रहे हो, तो हम लोग एसीटोन के साथ उसकी सफाई कर सकते हैं और करते भी हैं। क्लीनिंग की प्रोसेस में एसीटोन का प्रयोग किया जाता है फॉर द ग्लासवेयर्स इन द लेबोरेटरी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो ये एज अ ड्रग सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, एक्सिपिएंट्स के तरीके से यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स। डीनेचुरेंट के तरीके से यूज़ किया जाता है इन द डीनेचुरल एल्कोहल। और ये जो है एल्कोहल के साथ अगर हम लोग इसको लें तो बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पील करने के लिए ड्राई स्किन को, यानी ड्राई स्किन को उखाड़ने के लिए, साफ करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने कर सकें। यानी कोई अगर फोड़े फुंसी हो रखे हो तो उनके ट्रीटमेंट के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट जो है इसका प्रयोग एल्कोहल के साथ करते हैं। इसमें कई सारे पेपर्स हैं जो कि ये सजेस्ट करते हैं एनिमल्स के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किए गए कि यहाँ पर एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी भी जो है हमारा एसीटोन जो है वो शो करता है। और बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स बनाने में, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, डाई एसीटोन अल्कोहल इत्यादि के प्रिपरेशन करने के लिए भी एसीटोन का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये था एक स्मॉल इंट्रोडक्शन, जितना आपके लिए बहुत ज़रूरी है उतना ही स्ट्रक्चर और उसके यूजेस ऑफ एसीटोन, या फिर हम डाइमिथाइल कीटोन बोल सकते हैं या तो प्रोपेनोन बोल सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो ला सकूं मोटिवेट होकर के। और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर जो है इसको कहीं पर और अच्छे तरीके से बढ़िया किताबों से भी आप जो है देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ जो है इसके बारे में मिल जाएगी। बाकी और कोई अगर आपके कोई ऐसे टॉपिक्स हों, सजेस्टेड टॉपिक जिसको आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर आपको एक छोटा सा टॉपिक बना करके या उसको अच्छे तरीके से समझा करके आपको बता पाऊँ, तो उसकी भी मैं करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।